नमस्कार। कार्यक्रम मंजिल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय की जो न केवल युवाओं के करियर से जुड़ा है बल्कि न्याय व्यवस्था की मजबूती से भी सीधा संबंध रखता है। सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा सफलता की रणनीति। एपीओ यानी सहायक अभियोजन अधिकारी वह महत्वपूर्ण कड़ी है जो अपराध और न्याय के बीच सेतु का कार्य करती है। इस पद तक पहुंचने के लिए न केवल विधि ज्ञान की गहराई आवश्यक है बल्कि सही रणनीति, अनुशासन और निरंतर अभ्यास भी उतना ही जरूरी है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आज के हमारे करियर एक्सपर्ट आशीष जैन। आइए उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। दूरदर्शन उत्तराखंड की पूरी टीम का, विश्व पांडे जी, आपको भी शुक्रिया, आपको मुझे यहाँ बुलाने का। और जो आज आपने टॉपिक चुना है एपीओ, ये बहुत ही एक उत्तम टॉपिक है जिसके ऊपर आज की तारीख के अंदर नोटिफिकेशन भी अपेक्षित है। तो इसलिए जो आज की तारीख के अंदर उत्तराखंड का जो कैंडिडेट है, जो इस परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, वो इसके बारे में एक सही मार्गदर्शन चाह रहा है। तो आई होप कि हम आज के इस सेशन के माध्यम से उनकी कुछ हद तक मदद कर पाएंगे। जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने इस कार्यक्रम की रूपरेखा भी रखी है। इसी बात से हम शुरुआत करना चाहेंगे कि सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा वास्तव में क्या है। ये परीक्षा हम जानना भी चाहते हैं और न्यायिक परीक्षाओं से, अन्य परीक्षाओं से किस तरह से ये अलग है। बहुत ही बढ़िया सवाल आपने पूछा है और मेरे इस सवाल का, इसका मैं उत्तर दूं, इसका कुछ अंश आपने जब भूमिका बनाई थी इस पूरे प्रोग्राम की, तब आपने खुद ही बोला कि ये जो एपीओ है ये न्याय प्रणाली के अंदर एक सेतु का काम करते हैं, पुल का काम करते हैं। जब भी कोई अपराध होता है उसके अंदर सबसे पहले क्या होता है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, पुलिस के पास सूचना जाती है और अल्टीमेटली मामला जाना है कोर्ट के पास। मगर पुलिस तो कोर्ट के सामने जाएगी नहीं, तो जो सरकारी असिस्टेंट प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर है वो सरकार की तरफ से जो पीड़ित है उसको न्याय दिलाने का काम करते हैं, पुल का काम करते हैं। एक और कि कैसे ये दूसरी परीक्षाओं से डिफरेंट है इनकी तैयारी। देखिए, जो भी आपकी सहायक अभियोजन अधिकारी की परीक्षा है, इसके अंदर मुख्य फौजदारी कानून की तैयारी के बारे में, उत्तराखंड की जीके या फिर नेशनल लेवल की जो जनरल स्टडीज़ है, सामान्य अध्ययन है, उसके बारे में नॉलेज चेक की जाती है। जबकि जो न्यायिक सेवा परीक्षा है उसके अंदर उसका जो होराइजन है, उसका जो डोमेन है वो बहुत विस्तृत है। जो अभ्यर्थी है उसको सिविल लॉ के बारे में भी जानना है और उसके बाद उसे क्रिमिनल लॉ के बारे में भी जानना है और बाकी सारी चीज़ें हैं। और वो जब न्यायाधीश बनता है तो वो कोर्ट के अंदर बैठकर फैसले सुनाता है। मगर यहाँ पर आपको एक बहुत महत्वपूर्ण, मैं एक छोटी सी बात बोलना चाहूँगा, जज साहब भी तब अच्छा फैसला देंगे जब उनके सामने दलील और जो न्याय रखने का जो परिप्रेक्ष्य है, वो सारी चीज़ें जो वकील हैं उनके द्वारा साफ सुथरे तरीके से, अच्छे तरीके से और अच्छी मंशा के साथ दी जाती हैं। जी, एपीओ परीक्षा के लिए जो न्यूनतम शैक्षणिक आवश्यकता है सर, वो क्या है? बहुत बढ़िया सवाल। देखिए, शैक्षणिक आवश्यकताओं की अगर हम बात करें तो सिर्फ विधि स्नातक की जो डिग्री है, चाहे आपने 5 ईयर लॉ किया हुआ है या 3 ईयर लॉ किया हुआ है, दोनों ही है। मगर एक जो सबसे बड़ी योग्यता चाहिए, वो चाहिए किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए, वो धैर्य। शैक्षणिक अभ्यर्थी के शैक्षणिक योग्यता के साथ साथ आपको धैर्य भी होना चाहिए और आपको मैदान में डटे रहना है, अपनी तैयारी करते रहना है। ये सारी चीज़ें हैं। ये जो परीक्षा है, इसका जो प्रारंभिक चरण है, इसमें किन विषयों को हमें अधिक से या कह सकते हैं कि ज़्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए? बिल्कुल। देखिए, जो प्रारंभिक परीक्षा है उसके अंदर 2 पेपर होते हैं आपके, एक सामान्य अध्ययन का होता है और एक कानून का पेपर होता है, लॉ का पेपर होता है। सामान्य अध्ययन के अंदर आपका जो राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सामान्य अध्ययन की चीज़ें, भारत के अंदर जो इतिहास है, भारत का सामान्य विज्ञान है और उत्तराखंड विशेष, उत्तराखंड की जनजातियों के बारे में, जैसे भूटिया हो गया, जौनसारी हो गया,
उत्तराखंड के त्योहारों के बारे में, उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति के बारे में, या फिर हम कह सकते हैं कि आपदा प्रबंधन के बारे में। आप देखिएगा कि जो 2021 के अंदर एपीओ का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें 2014 वाली केदारनाथ त्रासदी से रिलेटेड एक सवाल था कि कौन सी नदी के अंदर त्रासदी आई थी। अब 2000 हो सकता है कि 26 में जब आपका एग्ज़ाम होगा या नोटिफिकेशन आएगी तो हो सकता है धराली के बारे में कोई सवाल आ जाए। और उत्तराखंड के जो व्यक्ति विशेष है जिन्हें हाल ही में कुछ सम्मान मिला हो राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जैसे भरत सिंह कोश्यारी जी को भी हाल ही के अंदर पद्म भूषण का अवार्ड मिला है, तो हो सकता है कि आने वाले परीक्षा के अंदर ये सवाल हो। अब हम बात करते हैं, देखिए, कानून के पेपर के बारे में। उसके अंदर, कानून के अंदर आपके 3 सब्जेक्ट प्लस 1 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट आपके क्रिमिनल लॉ यानी कि फौजदारी कानून से भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम आते हैं। और उसके साथ एक जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे छोटा कानून कहने को है, उत्तराखंड पुलिस एक्ट, उत्तराखंड पुलिस अधिनियम। ये वो कानून है जो एपीओ की परीक्षा के अंदर सिलेक्शन को सुनिश्चित करता है। क्योंकि उत्तराखंड एपीओ का एग्ज़ाम हो गया तो इसके अंदर सिर्फ उत्तराखंड के अभ्यर्थी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उन्होंने क्रिमिनल लॉ के बारे में तो तैयारी अच्छी से की है, लेकिन उत्तराखंड पुलिस अधिनियम को कहीं ना कहीं कई कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि उसे छोड़ देते हैं, तो छोटा सा एक्ट है, इससे क्या ही आएगा। मगर मानिए मेरी बात, आपको उत्तराखंड के अंदर सहायक अभियोजन अधिकारी के रूप में काम करना है, तो आपको उत्तराखंड की जो न्याय व्यवस्था है, भौगोलिक स्थिति है, यहाँ पर किस तरीके से पुलिस प्रणाली काम करती है, क्योंकि उसी को ही आपको, जब आप सेलेक्टेड हो जाएंगे एपीओ के रूप में, आपको जमीनी स्तर पर उसको क्रियान्वयन करना है। तो ये सारी चीज़ आपकी प्रीलिम्स में भी देखी जाती है, मेंस में भी देखी जाती है, और जब साक्षात्कार हो रहा है तो इंटरव्यू बोर्ड इन सारी चीज़ों को चेक करता है। जी सर, बीएनएस, बीएनएसएस के बाद आपने एविडेंस एक्ट, इन सारे सब्जेक्ट्स की बात की है, तो हम चाहेंगे कि इन सब्जेक्ट्स को किस तरह से हम प्रभावी रूप से बच्चे तैयार करें, अभ्यर्थी तैयार करें, जिससे उनकी जो पकड़ है इन विषयों पर अधिक से अधिक हो सके। देखिए, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इन तीनों कानूनों ने किसको बदला है? पुराने वाले कानूनों को बदला है, जो हमेशा से शायद एक जो कानून का व्यक्ति भी नहीं होगा, अगर उसके सामने भी हम बोले कि हत्या के अपराध की धारा है, तो शायद उसको माइंड में याद था 302 है। मगर ये धाराएं अब नए कानून के अंदर बिल्कुल चेंज हो गई है। मगर कानून बदला है, ये अपडेशन है। हम जैसे हमारे मोबाइल फोन्स के अंदर सॉफ्टवेयर होता है ना, सॉफ्टवेयर अपग्रेड होता है, तो उसी के तरीके से ये कानून में सिर्फ अपग्रेडेशन है। 2021वीं सदी के हिसाब से इन कानूनों को अपग्रेड किया गया है, चाहे वो फोरेंसिक के माध्यम से इन्वेस्टिगेशन करने की बात हो, या नए अपराध हो गए, जैसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की बात हो गई, टेररिस्ट एक्टिविटी की बात हो गई। हमने इन कानूनों के अंदर, जब पार्लियामेंट ने ये कानून बनाया, तो जो जैसे देशद्रोह का कानून था, उस प्रावधान को हटा के उसकी जगह आज के हिसाब से जो नया प्रावधान होना चाहिए कि ऐसे कृत्य जो देश की अखंडता, संप्रभुता को हनन करते हैं, वैसे प्रावधान जोड़े गए हैं। साक्ष्य अधिनियम की बात करें तो उसके अंदर हमने जोड़े हैं फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड। अब तैयारी की अगर हम बात करें तो एपीओ परीक्षा के रेफरेंस में जो तैयारी है आपको 3 लेवल पर देखनी होगी, एक प्रीलिम्स के रेफरेंस पर, एक मेंस के रेफरेंस पर और एक इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव पर। मगर ये जो तैयारी है ये बिल्कुल सामंजस्य के साथ चलती है। प्रीलिम्स के हिसाब से जो तैयारी है उसके अंदर जो धाराएं हैं, नई धाराएं पूछी जाएंगी, पुरानी धाराएं आपको याद नहीं रखनी है, उससे कंफ्यूजन क्रिएट होगा और आपके मार्क्स कटेंगे। हाँ, जो कानून के पीछे का जो कॉन्सेप्ट है, वो जो मंशा है वो वही रहने वाली है जो पुराने वाले कानून की। वो आपको मेंस के पेपर के हिसाब से डिटेल्ड जब आप तैयारी करते हैं तो उस हिसाब से आपको काम में आती है। न्यायिक परीक्षाओं की जब हम बात करते हैं तो बेयर एक्ट्स को पढ़ना और बेयर एक्ट को किस तरह से पढ़ें और प्रभावी ढंग से पढ़ें, तो ये जो तकनीक है सर, ये हम आज इस कार्यक्रम के माध्यम से ज़रूर आपसे समझना चाहेंगे कि किस तरह से बेयर एक्ट को पढ़ें, क्योंकि कहा भी जाता है कि एक एक लाइन बेयर एक्ट की पढ़ना अत्यंत आवश्यक है अगर आप न्यायिक सेवा की तैयारी कर रहे हैं। आप एक एक लाइन की बात करते हैं, मैं बोलता हूं कि एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी प्रावधान उठाइए, उसके अंदर वर्ड लिखा हुआ है, अगर शैल लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ऐसा करना ही है, और कहीं पर अगर लिखा हुआ है में, तो इसका मतलब है कि आप ऐसा कर सकते हैं।
और कहीं पर लिख दिया अनलेस, तो इसका मतलब अन्यथा स्थिति में, प्रोवाइजो, तो एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है। अब बेयर एक्ट को आपको पढ़ने की जो स्ट्रैटेजी है, सबसे पहले कोई भी परीक्षा दे रहे हैं, चाहे आप एपीओ की परीक्षा दे रहे हैं, न्यायिक सेवा की परीक्षा दे रहे हैं, तो सबसे पहले आपकी रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि आपको पहले प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर करना है। तो सबसे पहली जो चीज़ है कि आपको इंडेक्स जो है, जो लिस्ट इंडेक्सिंग होती है किसी भी कानून की इस धारा वाइज, उसके ऊपर बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए। रीज़न उसके पीछे ये है कि आपका जो प्रीलिम्स एग्जाम होगा, कोई भी एग्जाम हो रहा है, जुडिशरी का हो, एपीओ का, आप कोई भी एग्जाम उठाइएगा, कम से कम आपको 10% डायरेक्टली लगभग इंडेक्स के बेस पर क्वेश्चन मिल जाते हैं। और जब आप प्रोविजन को पढ़ रहे हैं, बेयर एक्ट को पढ़ रहे हैं, आपको यह ध्यान रखना है कि हमें बेयर एक्ट को नोवेल की तरह नहीं पढ़ना है। हमें हर प्रावधान के, हर प्रोविजन के जो असेंशियल इंग्रेडिएंट है, आवश्यक तत्व हैं, उनको निकालना है। जैसे अगर मैं चोरी की परिभाषा के बारे में बात बोलूं, तो चोरी की परिभाषा में छोटे छोटे 7 कीवर्ड हैं और उससे वो पूरा अपराध पूरा बनता है। अगर आपने गलती से भी एक शब्द को मिस कर दिया, डिसऑनेस्टली, कि मतलब किसी ने बुरी मंशा से सामान इधर से उधर किया, अगर ये बुरी मंशा वाला शब्द हट गया तो वो चोरी नहीं हो सकता है। इसीलिए कि आपको जो सेक्शन पढ़ना है वो असेंशियल इंग्रेडिएंट में उसको तोड़ तोड़ कर पढ़ना है। जी, ये सारी चीज़ें हैं। आपने अभी बात भी की कि आईपीसी है, सीआरपीसी है और एविडेंस एक्ट है, तो पुराने जो ये कानून हैं उन्हें इस परीक्षा के लिए हम किस रूप में और समानांतर रूप में क्या इनको देखने की आवश्यकता है, या फिर हम जो नए विषय हैं, नए कानून हैं, उन्हीं पर ज़्यादा ध्यान दें? देखिए, कानून का प्रारूप बदला है, आत्मा वही है। जी, पुराने कानून को आपको तुलनात्मक अध्ययन किस वे में करना है और किस वे में नहीं करना है, इसके ऊपर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं। आपको पुरानी धाराएं याद नहीं रखनी है। हाँ, पुराने कानून के प्रावधान के अंदर क्या लिखा हुआ था, नए कानून के अंदर क्या कुछ चेंज हुआ है, कौन कौन से नए प्रावधान जुड़े हैं, कौन कौन से नए अपराध जुड़े हुए हैं, कौन सी इन्वेस्टिगेशन, अन्वेषण की जो प्रणाली है वो नए तरीके से जोड़ी गई है, वो आपको ध्यान रखना है। पुराने प्रावधान नंबर बिल्कुल भी आपको याद नहीं रखने, उनको अपनी मेमोरी से हटा दीजिए, क्योंकि जब आप एक ही प्रावधान से रिलेटेड आप 2 तरीके के प्रोविजन याद रखेंगे, पुराने वाला भी, और तो आपकी परीक्षा में गलती होने के चांसेस बहुत रहते हैं। मगर जो मंशा है कानून की वही है, तो आपको सिर्फ उसको तथ्यात्मक वे में आपको तुलना करनी है। और जो पुराने लॉ के अंदर जो आपके महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैसले हैं वो तो हमेशा आपको काम आएंगे, चाहे वो फैसला आपका 1935 प्रीवी काउंसिल का ही क्यों ना हो, आने वाले समय में वो भी आपके लिए एक दृष्टांत रहेगा, मगर वो नए प्रावधान के साथ रहेगा। जी, और ये बात निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी कि ये बात सामने आई, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी इसमें रहता है कि नए कानून भी है, पुराने कानून है, जो अभ्यर्थी हैं वो काफ़ी कन्फ्यूज़ ना कर जाएं। यहाँ पे पांडे जी, मैं आपको बस, और जो स्टूडेंट कम्युनिटी है उनको एक बात बोलूँगा कि आप लोगों ने सीआरपीसी की बात करें, जो अभी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बन गया है, इससे पहले पुराने वाला 1973 का कानून था, मगर 1973 से पहले तो हम पैदा भी नहीं हुए थे और जो अभ्यर्थी हैं वो भी नहीं हुए थे। और आप आज की तारीख के अंदर जो भी परीक्षा हो रही थी पहले, इन नए कानूनों के आने से पहले, आपने कोई देखा है कि 1898 के सीआरपीसी के कानून से कभी कोई सवाल पूछा गया हो? नहीं पूछा जाता। तो जो कानून रिपील हो गया है, रद्द हो गया है, जिसको पार्लियामेंट ने निरस्त कर दिया है, बदल दिया है, तो वो बस आपको सिर्फ रेफरेंस के काम आएगा, उसकी धाराएं आपको कभी भी परीक्षा में नंबर नहीं दिलाएंगी। हाँ, कॉन्सेप्ट आपकी बहुत मदद करेगा। जी सर, ये महत्वपूर्ण जानकारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी इस चर्चा में। उत्तराखंड एपीओ की अगर हम बात करते हैं तो उत्तराखंड एपीओ में उत्तराखंड का जो सामान्य ज्ञान है उसकी कितनी भूमिका है और किस तरह से वो बच्चों के, अभ्यर्थियों के काम आ सकता है इस परीक्षा में? देखिए, उत्तराखंड का जो सामान्य ज्ञान है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। उत्तराखंड का सामान्य ज्ञान जो तैयार नहीं करेगा उसके सिलेक्शन के चांस बहुत कम है। रीज़न, पहली बात देखिए, इस परीक्षा की जो पहली कड़ी है वो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है, उसके अंदर आपकी 100 नंबर का सामान्य ज्ञान आता है और मान के चलिए 50 नंबर का आपका नेशनल और इंटरनेशनल आ जाएगा। और यहाँ की भौगोलिक स्थिति, यहाँ के तीज त्योहार, यहाँ के मुख्य जो नदियाँ हैं, ग्लेशियर्स हैं, तीर्थ स्थल हैं, और यहाँ के जो मुख्य लोग हैं, जनजातियाँ हैं,
कल्चर है, उसके बारे में जानकारी बहुत ज़रूरी है और वो चीज़ टेस्ट की जाती है इस परीक्षा के अंदर, प्रीलिम्स में भी। और जब आपका मेंस का पेपर होता है तो उसमें भी 100 नंबर का आपका पेपर है सामान्य अध्ययन का, तो वहाँ भी। अब जो उत्तराखंड का बच्चा है, वो अगर उत्तराखंड का बच्चा होने के बाद उत्तराखंड का जो सामान्य अध्ययन है, अगर उसकी तैयारी नहीं कर रहा है तो वो खुद ही अपने आप को इस रेस में पीछे कर रहा है। बिल्कुल। सर, प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होते हैं, उनकी प्रैक्टिस करना या उनको ज़्यादा प्रैक्टिस में लाना, किस तरह से वो करें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल कर सकें और जो परीक्षा में उनका सक्सेस रेट है वो बढ़ जाए? देखिए, आपने बोला कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का कैसे वो तैयारी करें जी। इसको आपको 3 लेवल पे देखना होगा। जब आप पहला लेवल है, जब आपकी नोटिफिकेशन आती है या नोटिफिकेशन आने से पहले जब आप अपनी तैयारी कर रहे होते हैं, तो आपको ऐसा नहीं है कि पहले कानून नहीं पढ़ना, सीधा आप वस्तुनिष्ठ सॉल्व करेंगे, तब फिर तो ये प्रॉब्लम बन जाएगी। क्योंकि मॉक टेस्ट जो होते हैं वो एक तरह की दवाई की तरह काम करते हैं। अगर आप उसको सही मात्रा में लें, सही समय पर लें, तब वो अपना फायदा करेगी, अदरवाइज वो नुकसान कर जाएगी। तो मैं 3 लेवल में आपको बता रहा था कि जब आप अपने एग्जाम से लगभग 5-6 महीने दूर हो तो आप ऐसा करिए कि हर हफ्ते आप MCQ सॉल्व करिए। पहले आप पूरा कॉन्सेप्ट पढ़िए और जो आपने पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा, एक हफ्ते अपनी तैयारी की, संडे को उसके ऊपर 200, 300, 400 क्वेश्चन सॉल्व करिए। फिर जब आपकी एक लेवल की तैयारी पूरी हो जाए, जब दूसरे लेवल पर आप पहुंचते, जब आप परीक्षा से लगभग 3 महीने दूर होते, तो लास्ट के 2 महीने के अंदर आप उसको हफ्ते में 2-3 बार करिए। और जब आखिरी के 30 दिन रहते हैं आपकी प्रारंभिक परीक्षा से पहले, आपका काम है सिर्फ और सिर्फ MCQ सॉल्व करना। हमारे जो पुराने छात्र रहे हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, उन्होंने भी यही स्ट्रैटेजी अपनाई थी कि प्रारंभिक परीक्षा से पहले उन्होंने लगभग, आप मानेंगे नहीं, कि 50-60 मॉक टेस्ट सॉल्व किए एक महीने में। और जब वो परीक्षा में बैठते हैं तो उन्हें लगता ही नहीं कि हमें परीक्षा में बैठे, कोई स्ट्रेस ही महसूस नहीं होता। उन्हें लगता है कि ये क्वेश्चंस तो हम कल भी सॉल्व कर रहे थे। मॉक टेस्ट की जो रणनीति है उसे किस तरह से अमल में लाना चाहिए? क्या मॉक टेस्ट प्रतिदिन देना चाहिए या वीकली इसको दिया जाए सर? इसका जवाब मैंने अपने पहले सवाल के अंदर ही दे दिया कि मॉक टेस्ट आप कब देंगे? जब आपकी तैयारी हो जाएगी। जो स्टूडेंट है, कई बार क्या करता है कि बस उसने नोटिफिकेशन भी भरा और MCQ सॉल्व करने लग गया। आपने कानून के बारे में तो पढ़ा ही नहीं, कानून के प्रावधान तो पढ़े ही नहीं। यहाँ आप जो MCQ सॉल्व कर रहे हैं बिना तैयारी किए, वो तुक्के की रणनीति पे कर रहे हैं। और तुक्के से कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं होता है, प्री भी नहीं होगा। APO मेंस की अब हम बात करते हैं कि इसकी तैयारी किस तरह से की जाए। प्रारंभिक परीक्षा हो गई, अब हम APO मेंस पर चलते हैं। मेंस की तैयारी की अगर हम बात करें, देखिए प्रारंभिक परीक्षा होने के बाद जब मेंस की परीक्षा होती है तो उसमें आपको समय बहुत कम मिलता है। अगर कोई ये कैंडिडेट बोले कि मेरा प्री एग्जाम क्लियर हो गया तो उसके बाद मैं मेंस की तैयारी करूंगा, तब भी दिक्कत है। प्री मेंस की जो तैयारी चलती है आपकी पहले से होनी चाहिए। और जो ये तीनों तैयारियां, चाहे प्रीलिम्स, प्रारंभिक परीक्षा हो, मुख्य परीक्षा हो या फिर साक्षात्कार की भी, इन तीनों परीक्षाओं की तैयारी स्टार्टिंग से ही होलिस्टिक वे में होनी चाहिए। और जब आप इस तरीके से करते हैं तो आपके MCQ जो प्रारंभिक वाली परीक्षा है उसके MCQ तो आप ऐसे ही सॉल्व कर देंगे। तो जब आप स्टार्टिंग में तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने बोला कि जब आप लगभग 6 महीने परीक्षा से दूर हैं या 5 महीने परीक्षा से दूर हैं, तो आप अपने सब्जेक्ट को, जब पूरा कॉन्सेप्ट आप एक हफ्ते तैयार करिए और उसके अंत में MCQ लगाएंगे तो आपकी हर तरीके से तैयारी हो जाएगी। तो इसमें जो आंसर राइटिंग है, हाँ जी, उसे किस तरह से किया जाना चाहिए? बिल्कुल, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट ऐसा सवाल है जिसके बारे में हमसे भी बहुत बार स्टूडेंट सवाल पूछते हैं। मेंस के पेपर के अंदर जो मुख्य परीक्षा होती है उसके अंदर जो एग्जामिनर है वो क्या देखता है? एक तो आप कैसे चीज़ों को प्रस्तुत कर रहे हैं, उनके सामने कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं अपने आंसर को, और सीमित समय के अंदर क्या आप लिख पा रहे हैं। जो मुख्य परीक्षा के अंदर एक स्टूडेंट को जो सबसे बड़ी दिक्कत वो झेलता है, वो समय की कमी झेलता है। क्वेश्चंस इतने सारे हैं, समय लिमिट है 3 घंटे की, उसके अंदर उसको सारे क्वेश्चंस के बारे में सोचना भी है, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस भी आने हैं, लॉ को भी अप्लाई करना है और उसको सीमित शब्दों के अंदर लिखना है। हर क्वेश्चन की वर्ड लिमिट होती है कि आपको इतने में ही लिखना है। अगर आपने ज़्यादा लिख दिया तो भी नंबर कटेंगे।
कम लिखा तो भी नंबर कटेंगे। तो उसके लिए आपको लिख लिख कर देखना होगा। जी, इंटरव्यू में किस तरह से अभ्यर्थी तैयारी करें इस परीक्षा के लिए? इंटरव्यू की अगर हम बात करें, साक्षात्कार की बात करें, जो साक्षात्कार है वो आपके व्यक्तित्व का परीक्षण है। जो इंटरव्यू पैनल आपके सामने बैठा हुआ है वो कहीं ना कहीं आपके मेंस से आपकी लीगल नॉलेज को चेक कर चुका है, मगर अब इंटरव्यू पैनल आपको देख रहा है कि क्या आप रेडी हैं, क्या आप एक उपयुक्त कैंडिडेट हैं इस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर, इस विशेष राज्य, इस राज्य के अंदर एक सहायक अभियोजन अधिकारी या जिस भी परीक्षा का आप एग्जाम दे रहे हो उसके रूप में काम करने के लिए क्या आप उत्तराखंड सरकार के मुख बन सकते हैं जब किसी पीड़ित को न्याय दिलाना हो। ये सारी चीजें व्यक्तित्व का परीक्षण होता है इसके अंदर। बिल्कुल। केस लॉज की अगर हम बात करें तो किस तरह से वो केस लॉज को तैयार करें, किस तरह से पढ़ें, ये अत्यंत ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले, हाई कोर्ट के फैसले, तो आजकल के जो हालिया मामले आए हैं इनको किस तरह से सर तैयार करें, किस तरह के नोट्स बनाएं, हम तो कहना चाहेंगे। देखिए, लैंडमार्क जजमेंट्स जो होते हैं, जो महत्वपूर्ण फैसले होते हैं, जो पुराने वाले फैसले हो या जो हालिया फैसले हो, हर फैसला आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मगर परीक्षा की तैयारी करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। क्या बात? कि आपको ज़्यादा फैसले याद नहीं रखने, सिर्फ महत्वपूर्ण फैसले याद रखने हैं। और सबसे बड़ी बात कि केस के फैक्ट्स क्या थे, लोग या स्टूडेंट जो हैं उस पर ज़्यादा टाइम व्यर्थ करते हैं, ना कि इस बात पर कि कोर्ट ने ये फैसला दिया और क्यों दिया। फैसला देने के पीछे का कारण, जिसको हम कानून की भाषा में रेशियो डेसिडेंडी कहते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इससे आपको क्या पता चलता है? इससे आपको ये पता चलता है कि जज साहब बैठे हैं, उन्होंने कानून को कैसे अप्लाई किया, जज साहब कैसे सोचते हैं, ताकि आप भी जब किसी भी परीक्षा को क्लियर करके उसी रोल में आते हैं तो आप वैसे ही उन सारी चीज़ों को अप्लाई कर पाए। जी, जब समय कम रह जाए, 3 महीने की अगर हम बात करें कि 3 महीने शेष हैं इस परीक्षा को, तो चरणबद्ध रूप से किस तरह से तैयारी करें, आप अपने अनुभव के आधार पे ज़रूर बताएं। बिल्कुल। हाँ, एक हमारा स्टूडेंट था, मेरे को याद है, उसके पास, और वो आज की तारीख के अंदर उत्तराखंड के अंदर एपीओ के रूप में कार्यरत है। 3 महीने परीक्षा से पहले वो आया। पहले महीने उसने पूरा डिटेल में पढ़ाई की। जैसे मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग में आपको बेयर एक्ट पर तो आपको मास्टरी करनी ही पड़ेगी जी, क्योंकि जो बेयर एक्ट है, स्टूडेंट क्या करते हैं कि बेयर एक्ट को छोड़ देते हैं, मगर आप सोचिए कि जो मोटी मोटी कानून की किताबें हैं उस बेयर एक्ट की वजह से ही आई है। जब आप सबसे पहले बेयर एक्ट को बिल्कुल कमांड कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए, उसके पीछे की मंशा को समझ लीजिए, 1 महीने में वो करिए। और प्रीलिम से 2 महीने पहले आप अपने जो एमसीक्यूज वगैरह हैं वो सॉल्व करिए, और उसके साथ साथ आप अपने समय लगे तो आप अपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते रहिए। अच्छा, मेंस की परीक्षा के अंदर आपको बेल रिजेक्शन वाले फॉर्मेट, ये सारी चीज़ें भी आपको उनको भी ध्यान देना होता है, तो उनके ऊपर भी तैयारी करते रहिए। और प्रीलिम से 1 महीना पहले सिर्फ और सिर्फ आप जितना मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे वो आपको सिलेक्शन की तरफ लेके जाएगा। और उत्तराखंड एपीओ के रेफरेंस में बात हो रही है तो उत्तराखंड पुलिस अधिनियम और उत्तराखंड की लोकल जीके को आपने अगर कर लिया तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट बोल रहा हूँ, मैं उस कैंडिडेट का नाम नहीं लूँगा, ना मैं उसके बारे में बताऊँगा। वो कैंडिडेट दूसरे राज्य का था, दिल्ली का। जी, उससे जब सिलेक्शन के बाद हमने पूछा तो उसका एक जवाब था, सर मैं थोड़ा शार्प हूँ, इन द सेंस कि मुझे पता है कि मुझे उत्तराखंड में काम करना है। जो मेरे जैसे दिल्ली या दूसरे राज्य के जो स्टूडेंट आए होंगे वो उत्तराखंड का जीके नहीं पढ़ के जाएंगे। जी, मुझे तो सिलेक्शन लेना है, मुझे तो compete उत्तराखंड के राज्य के छात्रों के साथ करना है। तो मैंने कमांड उत्तराखंड पुलिस अधिनियम और उत्तराखंड की जीके पर की, और उसी कारण से उसका सिलेक्शन हुआ, वो ये कह रहा है। जी। सामान्य कारणों से कौन सी ऐसी सामान्य गलतियां हैं जिनकी वजह से जो अच्छे एपीओ के अभ्यर्थी भी हैं वो इस परीक्षा में पीछे रह जाते हैं? जी, बेयर एक्ट को नज़रअंदाज करना, उत्तराखंड पुलिस अधिनियम को नज़रअंदाज करना, उत्तराखंड की लोकल जीके को नज़रअंदाज करना, और आंसर मेंस की अगर हम बात करें तो आंसर्स को लिख लिख कर नहीं देखना। ये 4 गलतियां। जी। आज के इस कार्यक्रम से हम जो मूल मंत्र है इस परीक्षा
में सफलता प्राप्त करने का, ये आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे। मूल मंत्र यही है, उत्तराखंड पुलिस अधिनियम छोटा सा प्यारा सा एक्ट है, इसको ज़रूर करिए और उत्तराखंड के कल्चर के बारे में जानिए। शांत प्रदेश है हमारा, इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में जानिए और जो बहुत महत्वपूर्ण सामान्य अध्ययन है, जो सारी चीज़ें उसको जानिए और अपना सिलेक्शन इंश्योर करिए। जी सर, इसमें हम देखना चाहेंगे और ये बात आनी भी चाहिए कि जो संशोधन हो जाते हैं कानून में, जिस तरह से संविधान में विभिन्न संशोधन हैं या हम देखते हैं कि विभिन्न न्यायालय निर्णयों के माध्यम से चीज़ें नई हो जाती हैं, अपडेट हो जाती हैं, तो उसे किस तरह से अपने पास संरक्षित रखें ताकि आपको समय पर वो चीज़ें काम आए। बहुत अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, आप कोई भी परीक्षा दे रहे हैं, लीगल करंट अफेयर्स हम इसको बोलते हैं, ये आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो इसके लिए मेरी आपको यह सजेशन रहती है कि आप अपनी एक अलग से नोटबुक बनाइएगा, जिसके अंदर आप जो भी महत्वपूर्ण फैसले आ रही हैं उसका नाम, ईयर और 2-3 लाइनों के अंदर उसको समराइज करके आप अपनी उस अलग नोटबुक के अंदर लिखेगा। चाहे नए लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स आ रहे हैं, अभी हाल ही के अंदर महिला आरक्षण बिल आया है और अभी दोबारा से उसके ऊपर कुछ अमेंडमेंट होनी है। अप्रैल के अंदर स्पेशल सेशन संसद का बुलाया जा रहा है। तो ये जो सारी लेटेस्ट डेवलपमेंट होती हैं आपके पास होनी चाहिए, ताकि आपको अलग अलग बाद में जब आप मेन अपना चीज़ें रिवाइज कर रहे हो तो आपको इधर उधर ना देखना पड़े, आपको एक ही जगह पर उस अलग नोटबुक में वो मिल जाए। जी, कार्यक्रम में आप मूल मंत्र तो बता ही चुके हैं, लेकिन जो आपका सुझाव है सभी के लिए, हमारे दर्शकों के लिए, वो क्या है? आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, हिम्मत नहीं हारनी है, धैर्य बनाए रखना है और बस निरंतरता के साथ अपनी तैयारी करते रहिए। मंजिल है, मंजिल को तो मिलना ही है, आज नहीं तो कल पहुंच ही जाएंगे, मगर बीच में थकना नहीं है, हारना नहीं है। मंजिल से कहना है तेरे पास मैं आऊंगा और जरूर आऊंगा। बिल्कुल, परिश्रम करेंगे तो मंजिल निश्चित रूप से मिलेगी। सर, आप कार्यक्रम में आए और इतने सुंदर विषय पर आपने बहुत ही सुंदर चर्चा की, जिसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। जी। और मैं आशा करता हूँ कि जो छात्र ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, जो एपीओ परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वो जो मैंने कुछ सुझाव दिए हैं और ये मैं अपने 14 साल के टीचिंग अनुभव से बता रहा हूँ कि इनमें से कुछ बातों को कर लिया तो वो अपने कदम सफलता की तरफ 1% जरूर से जरूर और बढ़ाएंगे। तो ये था आज का कार्यक्रम। आज की चर्चा से यह स्पष्ट होता है कि इस परीक्षा में सफलता केवल कठिन परिश्रम से ही नहीं, बल्कि एक सुनियोजित रणनीति, सही मार्गदर्शन और आत्मविश्वास से भी प्राप्त की जा सकती है। यदि आप भी इस प्रतिष्ठित सेवा में जाना चाहते हैं तो आज साझा की गई बातों को अपने अध्ययन का हिस्सा बनाइए और लक्ष्य की ओर दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़िए। इसी के साथ नमस्कार।